बच्चों, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर होता है। प्रत्येक स्तर पर आपके द्वारा तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चार्ट्स व ओरल प्रेजेंटेशन का मूल्यांकन होता है। आप सभी की ये जिज्ञासा होती है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या लिखा जाए, चार्ट्स कैसे बनाए जाएं व ओरल प्रेजेंटेशन में हमें क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आज सीखेंगे कि चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और चार्ट्स पर क्या जानकारियाँ लिखनी हैं और चार्ट्स पर सूचनाओं का क्या क्रम होना चाहिए। इस चैनल के अन्य वीडियोस के माध्यम से आप ये जान चुके हैं कि रिटन रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए तथा इनका क्या सीक्वेंस होना चाहिए। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने रिटन रिपोर्ट के प्रारूप को इस वीडियो में भी शामिल रखा है। बच्चों, ये रिटन रिपोर्ट का प्रारूप है। इसमें कुल 20 मुख्य शीर्षक या 20 हेडिंग्स हैं। इन सभी हेडिंग्स को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करना अनिवार्य है। जैसे मैं आपको पढ़कर बता दूं, इसकी पहली हेडिंग है फर्स्ट हेडिंग कवर पेज या मुख्य पृष्ठ, सेकंड फॉर्म ए, थर्ड समरी या सारांश, फोर्थ इंडेक्स विषय सूची, फिफ्थ मैप या कहें कार्यक्षेत्र का नज़री नक्शा, सिक्स्थ हेडिंग इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना, सेवेंथ हेडिंग रीज़न ऑफ सिलेक्शन यानी चुनने का कारण, एट्थ हेडिंग परिकल्पना या हाइपोथेसिस, नाइन्थ हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य, टेंथ हेडिंग मेथडोलॉजी या कार्यविधि, 11th हेडिंग एक्शन प्लान या कार्य योजना, 12th हेडिंग एक्सपेरिमेंट सर्वे ऑब्जर्वेशन यानी प्रयोग सर्वेक्षण एवं अवलोकन, 13th हेडिंग एनालिसिस ऑफ डेटा आंकड़ों का विश्लेषण, 14th हेडिंग रिजल्ट एंड कंक्लूजन परिणाम व निष्कर्ष, 15th हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम समस्या का समाधान, 16th हेडिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी समाज पर प्रभाव, 17th हेडिंग फॉलो अप एक्शन भविष्य की कार्य योजना, 18th हेडिंग एक्नॉलेजमेंट या आभार प्रदर्शन, 19th हेडिंग रेफरेंसेस या संदर्भ, 20th हेडिंग इनक्लोजर या संलग्नक। बच्चों, सबसे पहले आपको रिटन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। रिटन रिपोर्ट A4 साइज़ पेपर पर बनाना चाहिए और इसको हाथ से भी लिख सकते हैं और इसको टाइप भी करा सकते हैं। रिटन रिपोर्ट तैयार करने के बाद रिटन रिपोर्ट के आधार पर चार्ट्स बनाना चाहिए और अंत में चार्ट्स के आधार पर ओरल प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहिए। अब सीखते हैं चार्ट्स पर क्या क्या सूचनाएं होनी चाहिए तथा इन सूचनाओं का क्या क्रम होना चाहिए। बच्चों, आपको कुल 4 चार्ट्स बनाने की अनुमति है। आपको कुल 4 चार्ट्स बनाने हैं। जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा है चार्ट नंबर 1। इस चार्ट पर कम से कम दिख रही सूचनाएं होनी चाहिए, यानी पहला स्कूल का नाम, मुख्य विषय, उप विषय, परियोजना विषय, समूह प्रमुख यानी ग्रुप लीडर का नाम, समूह सदस्य यानी ग्रुप मेंबर का नाम, मार्गदर्शक शिक्षक का नाम यानी गाइड टीचर्स नेम। ये कम से कम सूचनाएं होनी चाहिए। इस वर्ष का उपविषय और मुख्य विषय पहले से निर्धारित हैं। इस वर्ष का मुख्य विषय है साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। इसके अंतर्गत 5 उपविषय निर्धारित किए गए हैं। आपकी परियोजना किसी एक उपविषय के अंतर्गत आनी चाहिए। उस उपविषय का उल्लेख आपको इस चार्ट पर करना है। इसके साथ आपको कार्यक्षेत्र का नज़री नक्शा भी लगाना है इस चार्ट पर। कार्यक्षेत्र का नज़री नक्शा ज्योग्राफिकली करेक्ट होना चाहिए। आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, यानी नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट और वेस्ट किधर है। आपको सिंबल्स का ज्ञान होना चाहिए, यानी रेलवे ट्रैक्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सड़कों को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं,
नदी, नाले, तालाब को किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पहाड़ों को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपको सभी सिंबल्स का ज्ञान होना चाहिए, आपको स्केल का ज्ञान होना चाहिए। इस उद्देश्य से नज़री नक्शा को रखा गया है कि आप मैप बनाने की जो प्रक्रिया है उसे उसकी जो मेथडोलॉजी है उसे आप सीखें और बिल्कुल करेक्ट ज्योग्राफिकली करेक्ट मैप बनाएं। इसके साथ आप चार्ट नंबर 1 पर समरी भी लगा सकते हैं। कार्य क्षेत्र के नज़री नक्शा के साथ साथ आप इस चार्ट पर समरी का पेज भी लगा सकते हैं। इसका प्रारूप उदाहरण के तौर पर आपको दिख रहा है। इस प्रारूप में आप देख सकते हैं कि पहले आपको परियोजना विषय लिखना है, उसके नीचे ग्रुप लीडर का नाम, ग्रुप मेंबर्स का नाम, गाइड टीचर का नाम लिखना है और उसके नीचे अपने स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद जो भी सूचनाएं हैं उन्हें पैराग्राफ में लिखना है। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन और रीज़न ऑफ सिलेक्शन लिखा जाना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स और मेथडोलॉजी यानी कार्यविधि का उल्लेख होना चाहिए। तीसरे पैराग्राफ में सर्वे, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करना है। पैराग्राफ 4 में रिजल्ट, कंक्लूजन और सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इसका उल्लेख करना है। इस तरह से आपका पहला चार्ट तैयार हो जाएगा। दूसरा चार्ट ये आपको प्रेजेंटेशन में दिख रहा है। चार्ट नंबर 2 पर उसके पहले भाग में आपको परिकल्पना लिखनी है। बच्चों, परिकल्पना का अर्थ है समस्या के कारणों का अंदाज़ा लगाना। अधिकांश प्रोजेक्ट्स में ये नहीं होती है, या अगर लिखते भी हैं आप तो वो गलत तरीका है लिखने का। इसे पॉइंट वाइज लिखें और ये जान लें और सीख लें कि परिकल्पना क्या है और परिकल्पना कैसे लिखी जाती है। इसे पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए। इसके बाद चार्ट नंबर 2 पर दूसरा भाग है उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स। परिकल्पना के आधार पर उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए और ये भी पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। इस पर तीसरा भाग है मेथडोलॉजी या कार्यविधि, या कहें एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर, सर्वे का प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन का प्रोसीजर लिखना है। तीसरे भाग में प्रत्येक उद्देश्य की कार्यविधि लिखनी है। इसको भी क्रम में लिखना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 पर उद्देश्य नंबर 1 की कार्यविधि लिखनी है, नंबर 2 पर उद्देश्य नंबर 2 की कार्यविधि लिखनी है, नंबर 3 पर उद्देश्य नंबर 3 की कार्यविधि लिखनी है। यानी चार्ट नंबर 2 पर आप हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स और मेथडोलॉजी को लिख लें। इस तरह से आपका चार्ट नंबर 2 तैयार हो जाएगा और फिर इसके बाद आपको चार्ट नंबर 3 तैयार करना है। चार्ट नंबर 3 की हेडिंग है एक्सपेरिमेंट, सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन। ये वही हेडिंग्स हैं जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में थी। प्रयोग, सर्वेक्षण एवं अवलोकन। आपने कार्यविधि में जो एक्सपेरिमेंट किए या सर्वे किए या ऑब्जर्वेशन किए, इन तीनों मेथड से आपको रॉ डेटा मिलेगा। रॉ डेटा मीन्स यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया तो जो भी रिज़ल्ट आया वह आपके लिए रॉ डेटा है। यदि सर्वे किया, जो आंकड़े मिले वह आपके लिए रॉ डेटा है। जब आप इस रॉ डेटा को टेबल्स में ऑर्गेनाइज कर देते हैं और ग्राफ व डायग्राम्स की मदद से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो रॉ डेटा इज़ कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल डेटा। इस भाग में केवल आपको टेबल्स, ग्राफ्स व डायग्राम्स बनाने हैं। ओरल प्रेजेंटेशन के समय आपको इन टेबल्स, ग्राफ व डायग्राम की मदद से आंकड़ों का विश्लेषण करना है। जैसा कि आप चार्ट नंबर 3 को देख पा रहे हैं, इसमें मैंने भी सिर्फ टेबल्स को शामिल रखा है और उन टेबल के आधार पर सामने जो ग्राफ बन सकते हैं उन ग्राफ्स को शामिल रखा है। यानी इस चार्ट पर पूरे परियोजना में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में जो भी डेटा मिला आपको, उस डेटा को टेबल के फॉर्म में करना है आपको और इस पर रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो इस चार्ट पर टेबल्स होंगे, ग्राफ्स होंगे और डायग्राम होंगे। इस तरह से आपका चार्ट नंबर 3 तैयार हो जाएगा। फिर आते हैं चार्ट नंबर 4 पर क्या सूचनाएं होनी चाहिए ये जानते हैं। चार्ट नंबर 4 पर 4 भाग दिख रहे हैं। पहला भाग है रिजल्ट एंड कंक्लूजन, यानी परिणाम व निष्कर्ष।
ये अंतिम चार्ट है। इसके पहले भाग में आपको परिणाम व निष्कर्ष लिखना है। ये पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जो परिणाम मिले वही लिखें। इस पर चार्ट पर दूसरा भाग है सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या का समाधान। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर परिणाम मिला और आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचे या पहुँचेंगे। परिणाम व निष्कर्ष के आधार पर आपको समस्या का समाधान लिखना है। यहाँ पर भी बहुत अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लिखना है टू द पॉइंट लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, स्पष्ट लिखना है। इस चार्ट पर तीसरा भाग है रेफरेंसेस या संदर्भ। बच्चों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो काम आपने किया है, जो डेटा आपने इकट्ठा किया है, उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। जो डेटा आपका नहीं है लेकिन आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उस डेटा को शामिल किया है, चाहे वो चार्ट्स हों, चाहे वो टेबल्स हों, चाहे कोई टेक्स्ट मटेरियल हो, यानी वो किसी और का है, आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उसे शामिल किया है, तो उसकी व्याख्या, उसका उल्लेख करना इस भाग में आवश्यक है। यदि आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किसी अन्य की सूचनाओं को लिखा है तो उसका उल्लेख पॉइंट वाइज करें। किसी वेबसाइट, बुक, मैगजीन से डेटा लिया है तो इसका उल्लेख करना आवश्यक है। इस भाग को भी पॉइंट वाइज ही लिखें। इस चार्ट का चौथा व अंतिम भाग है इनक्लोजर या संलग्नक। इस भाग में आपको फोटोग्राफ लगा सकते हैं, आप फोटोग्राफ लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगा सकते हैं, जो ये प्रूफ करते हों कि आपने अपने साथी के साथ मिलकर कार्य किया है। दैट इज़, ये भाग कम से कम दो चीज़ों को प्रदर्शित करता हो। पहला टीम वर्क और दूसरा प्रूफ ऑफ वर्क, यानी आपने ये कार्य किया है। जब 4 चार्ट तैयार हो जाएं तो चार्ट्स की मदद से ओरल प्रेजेंटेशन की तैयारी करें। आने वाले 2 वीडियोज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि ओरल प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करें। इवैल्यूएशन के समय इवैल्यूएटर्स आपसे क्या पूछ सकते हैं, इवैल्यूएशन के समय क्या क्या चेक किया जाता है। इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों, फिर से मिलते हैं।